नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास देखिए, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 5 अक्टूबर को फ्रेंड्स आपका एसएससी सीपीओ का एग्जाम था, जो कि सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। तो सेकंड शिफ्ट में आपके जीके जैसे जो प्रश्न पूछे गए थे उनमें से अधिकांश प्रश्न हैं जो कि मुझे मिल गए हैं। तो सभी प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हो गया हूँ। सभी प्रश्नों को देखेंगे, उसके आंसर को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पीडीएफ है जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन एक बार जरूर हो जाइएगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रश्न आपका पूछा गया था, ये देखा गया है कि टेस्ट मैच में एक दिन में कितने ओवर होते हैं। ठीक है, तो टेस्ट मैच की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको बता दें एक दिन में वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका 90 ओवर जो कि आपका खेला जा सकता है। तो आपके ऑप्शन में 90 दिया गया होगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट मैच के विषय में आप लोगों को मालूम होगा, ये आपका 5 दिन का मैच होता है। 5 दिन में आपका दोनों टीम, ठीक है, दोनों टीम आपका 2-2 पारी खेलता है। ठीक है, कितने कितने ओवर का, तो एक दिन में 90 ओवर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। T20 में मालूम होगा आपको, T20 आपका 20-20 ओवर का होता है। इसके बाद जो आपका ओडीआई होता है, ठीक है, ओडीआई वो दोस्तों आपका 50 ओवर का होता है ओडीआई। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि एसएससी 2023 में अभी तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, अगर आप उन सभी का पीडीएफ लेना चाहते हैं, साथ में आपको क्वेश्चन तो रहेगा ही, साथ में क्वेश्चन से जुड़े आपका संबंधित इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स रहेगा, जो क्वेश्चन से संबंधित जो आपके एक्स्ट्रा फैक्ट एग्जाम में आए हुए रहेंगे। ठीक है, इसे प्राप्त करने के लिए आप ये 2 व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको एसएससी सीजीएल का, एमटीएस 2022-23 का और सीएचएसएल 2022-23 का पीडीएफ जो कि आपको मिलेगा मात्र 69 रुपये में। ये जो पीडीएफ है आपके आगामी कोई भी एसएससी एग्जाम के लिए या जो टीसीएस करवाता है कंडक्ट, उन सभी एग्जामों के लिए पीडीएफ आपका महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्न शामिल रहेंगे। ठीक है, और भी जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर ही संपर्क कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको और भी जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद जो 36 से 51 है वो दोस्तों आपका कि उसमें क्या वर्णित है। ठीक है, ऑप्शन में आपका फंडामेंटल राइट भी दिया गया था, फंडामेंटल ड्यूटी भी दिया गया था, डीपीएसपी भी दिया गया था, और आपका 1-2 दिया गया होगा नागरिकता वगैरह। ठीक है, तो देखिए जो अनुच्छेद 36 से 51 है, ठीक है, 36 से 51 अनुच्छेद है, वो दोस्तों आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया, यानी कि कहें तो डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 36 से 51 जो अनुच्छेद है वो दोस्तों आपका कौन से भाग के अंतर्गत आता है, तो ये दोस्तों आपका भाग 4 के अंतर्गत आता है। इस बात को क्या होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और बात करें भाग 1 में क्या आता है, तो भाग 1 में दोस्तों आपका संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है ये जो अनुच्छेद है, वो दोस्तों आपका कौन सा अनुच्छेद में आता है, तो ये आपका अनुच्छेद 1 से 4 में आता है। ठीक है, इसके अलावा भाग 2 की बात करेंगे तो भाग 2 में दोस्तों आपका आता है नागरिकता। ठीक है, भाग 2 में क्या आता है, तो आपका आता है नागरिकता, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक में वर्णित है। इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा भाग 3 में आता है, भाग 3 में आता है वो दोस्तों आपका आता है मौलिक अधिकार। ठीक है, भाग 3 में क्या आता है, तो मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट आता है, जो कि अनुच्छेद आपका 12 से 35 तक में वर्णित है। बाकी भाग 4 में आप देख ही लिए कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व वर्णित है, जो कि आपका डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा भाग 4A भी याद रख लीजिएगा, भाग 4A में आता है दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य। ठीक है, भाग 4A में आता है आपका मौलिक कर्तव्य, जो कि अनुच्छेद 51A में वर्णित है। ठीक है, आपको बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा दोस्तों आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हर्षचरित जो पुस्तक है आपका किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो हर्षचरित पुस्तक की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका लिखा गया है वान भट्ट के द्वारा। ठीक है, वान भट्ट के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, वान भट्ट हो जाएगा। ठीक है, हर्षचरित की बात करते हैं तो हर्षचरित में आपका क्या मिलता है, तो कनौज का शासक हुआ करता था हर्षवर्धन। ठीक है, उसकी जीवनी है, जो कि उसके दरबारी कवि वान भट्ट के द्वारा ही लिखा गया है। अगर आपसे पूछ ले कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो ये फ्रेंड्स आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। इनकी आत्मकथा है, जो कि आपका 1999 में प्रकाशित हुआ था। और एपीजे अब्दुल कलाम के विषय में आप लोग को मालूम होगा, ये आपके भारत के
पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा इस पुस्तक को लिखने में अब्दुल कलाम को किसने सहयोग किया था? तो अरुण तिवारी ने सहयोग किया था। इसको याद रखिएगा। ये जो पुस्तक है आपका 13 भाषा में उपलब्ध है, जैसा कि हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, बंगला बंगाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, मराठी और गुजराती। ठीक है, अनुवाद किया गया है 13 भाषाओं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि बास्केटबॉल में कितना प्लेयर आपका होता है? ठीक है, तो बास्केटबॉल की बात करेंगे तो इसमें दोस्तों आपका कितना प्लेयर होता है, हमने फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो में भी बात किया था। तो इसमें दोस्तों आपका 5 खिलाड़ी आपका मैदान पर उतरता है, लेकिन बात कर लें और भी टोटल खिलाड़ी का जो सब्स्टिट्यूट होता है वो दोस्तों आपका टोटल 12 खिलाड़ी होता है, लेकिन कोर्ट पर आपका 5 खिलाड़ी ही आपका उतरता है। फर्स्ट में पूछा गया था कि बास्केटबॉल जो आपका होता है उसका जो मैदान होता है उसका शेप आकार कैसा होता है? तो उसका शेप दोस्तों आपका रेक्टेंगुलर था। ठीक है, रेक्टेंगुलर था यानी कि आयताकार था। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में ऐसी कौन सी जगह है जहां सर्दी में बहुत ज़्यादा ठंड और गर्मी में अच्छी लगती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ले हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत का साक्षरता दर कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो भारत का साक्षरता दर आपका 74.04% है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1398 में किसने आक्रमण किया था? ठीक है, 1398 की बात करेंगे तो दोस्तों आपका तैमूर ने आपका क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक है, तैमूर आक्रमण कब किया था? 1398 में, जब आपका तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद आपका शासन कर रहा था। ठीक है, तैमूर का ये आक्रमण भारत पर आक्रमण तुगलक वंश के लिए घातक सिद्ध हुआ था, जिससे तुगलक वंश का सर्वनाश हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया को घोड़े से गिरकर किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में आप लोग को मालूम होगा, ये आपका गुलाम वंश का आपका पहला राजा था। गुलाम वंश का जो स्थापना है या कहिए दिल्ली सल्तनत का स्थापना है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया गया था 1206 ईस्वी में। ठीक है, 1206 ईस्वी में इसने स्थापना किया। 4 साल के बाद उसका 1210 में चौगान खेल रहा था। ठीक है, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर आपका इसका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य में देखा गया है? तो 2011 की जनगणना की बात करेंगे तो सबसे कम जो साक्षरता दर है वो दोस्तों आपका बिहार में देखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिहार हो जाएगा। वहीं पर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर आपका केरल में देखा गया है, जहाँ पर साक्षरता दर आपका 93.91% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1763 में आपका कौन सा संधि हुआ था? ठीक है, 1763 की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका पेरिस शांति संधि हुआ था। पेरिस शांति संधि से देखकर आपको लग रहा होगा कि आपका कोई वर्ल्ड का आपका युद्ध हुआ होगा, उसके बाद ये आपका संधि हुआ होगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। पेरिस शांति जो संधि है वो दोस्तों आपका तृतीय कर्नाटक जो युद्ध हुआ था, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पर ये दोस्तों आपका संधि है जो कि आपका हुआ था। ठीक है, पेरिस की संधि जिसे हम लोग 1763 की संधि के रूप में जानते हैं, 10 फरवरी 1763 को पुर्तगाल के साथ ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन के राज्यों द्वारा 7वीं सदी के फ्रांस और स्पेन पर ग्रेट ब्रिटेन और पसिया की जीत के बाद समझौते हस्ताक्षर किए गए थे और ये आपका हुआ था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अलीवर्दी खां के बाद कौन शासक बना था? ठीक है, तो अलीवर्दी खां के बाद की बात करेंगे तो सिराज उद्दौला आपका शासक बना था। 1756 में आपका अलीवर्दी खां का मृत्यु हो गया। इसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। ठीक है, वो बंगाल का अंतिम स्वशासित नवाब था। मुर्शिद कुली खां बंगाल के पहले नवाब थे। इसके अलावा मीर जाफर ने ब्रिटिश प्रभाव के तहत बंगाल के पहले नवाब के रूप में विकास किया था और अलीवर्दी खां 1740 से 1756 तक आपका बंगाल के नवाब के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो फ्रेंड्स आपका कब बना था? ठीक है, तो इल्तुतमिश के मकबरे की बात करेंगे तो दोस्तों आपका 1535 ईस्वी में बना था। ये जो मकबरा है इल्तुतमिश ने खुद बनवाया था। ठीक है, ये खुद बनवाया था और इल्तुतमिश का जो मकबरा है कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में स्थित है। ये कॉम्प्लेक्स के उत्तर पश्चिम हिस्से में है। ठीक है, ये मकबरा एक गुम्बद से ढका हुआ था। ऐसा माना जाता है कि आपका जो ऊपर जो गुम्बद था वो दोस्तों आपका गिर गया था। ठीक है, इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने दूसरा गुम्बद बनवाया था, मगर सुल्तान की किस्मत देखिए कि वो भी गुम्बद आपका नहीं टिक सका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नवरोज़ जो त्यौहार है आपका किस धर्म के लोग हैं जो कि मनाते हैं? तो ये दोस्तों आपका पारसी धर्म के लोग हैं जो कि नवरोज़ त्यौहार आपका मनाते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
पारसी हो जाएगा। पारसी नववर्ष, जिसे नवरोज के रूप में जाना जाता है, ईरानी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह परंपरा लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुआ था और दुनिया भर के पारसी समुदाय द्वारा देखी जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नवरोज त्योहार शुरू किसने किया था, तो दोस्तों आपका बलबन ने किया था। ठीक है, तो बलबन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, मौलिक जो अधिकार है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो ये दोस्तों आपका यूएसएसआर से लिया गया है, जो कि अब रूस हो गया है। ठीक है, रूस हो गया है, वहाँ से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तो ये दोस्तों आपका कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डार्क रूम जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। ठीक है, डार्क रूम की बात करेंगे तो इस पुस्तक के जो लेखक है आपके आर.के. नारायण जी हैं, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आर.के. नारायण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस राज्य में उगादि एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, उगादि को कर्नाटक में नए साल के रूप में मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में आपका संक्रांति या रोटी उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लोकटक झील है जो आपका किस अपवाह तंत्र मिश्रित है, तो इसका आंसर तो मिल नहीं पाया है। फिर भी देखिए जो लोकटक जो झील है आपका पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो जल की सतह से ऊपर तैरती फुमडी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि माई कंट्री माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी किसकी है। ठीक है, तो माई कंट्री माई लाइफ की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका एल.के. आडवाणी यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी की एक आपका आत्मकथात्मक पुस्तक है। ठीक है, ये पुस्तक आपका 19 मार्च 2008 को भारत के 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के द्वारा विमोचित किया गया था। पुस्तक में आत्मकथात्मक लेख और आडवाणी के जीवन की घटनाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन झारखंड की जनजाति है। ठीक है, आपके ऑप्शन में शायद संथाल दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, झारखंड की बात करेंगे तो कुल आपका ओवरऑल 32 जनजातियां आपका पाया जाता है, जिनकी संख्या आपका कितना है तो 86,45,042 है, जो झारखंड की जनसंख्या का 26.2% है। इन 32 जनजातियों में 8 आदिम जनजातियां हैं, जिनकी जनसंख्या की बात करेंगे तो 1,92,425 है, जो कि प्रतिशत में आपका 0.72% है। ठीक है, इसके अलावा संथाल झारखंड की जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति है, जिनकी संख्या सबसे अधिक है। वहीं पर बात करेंगे झारखंड की अन्य प्रमुख जनजातियों में तो कोल जनजाति, मुंडा जनजाति, हो जनजाति, भूमिज, उराव, बिरहोर आदि जनजातियां हैं, जो कि आपका शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया महिला सशक्तिकरण पर विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इस बात को याद रखिएगा, जो कि आपका 1974 से 1978 तक आपका चला था। 5वीं पंचवर्षीय योजना से महिलाओं से जुड़े मुद्दे के प्रति कल्याण के बजाय विकास का दृष्टिकोण अपनाया जा रहा था। हाल के वर्षों में महिलाओं की स्थिति को अभिनिश्चित करने में महिला सशक्तिकरण को प्रमुख मुद्दे के रूप में माना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मिल्क और सी फूड में कौन कौन सा खनिज है जो कि आपका पाया जाता है। तो देखिए मिल्क सी फूड का तो पता नहीं, लेकिन मिल्क में आपका कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन B12 और जिंक जैसे प्रमुख जो खनिज है आपका पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि छत्तीसगढ़ का कौन सा नृत्य इनमें से है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के नृत्य की बात करेंगे तो सुवा हो जाएगा, राउत नाच हो जाएगा, इसके अलावा आपका कर्मा हो जाएगा, इसके अलावा ककसार हो जाएगा, गौड़ हो जाएगा, पांडवानी हो जाएगा, नौवा रानी हो जाएगा, वेडामट्टी हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो नृत्य है आपका छत्तीसगढ़ राज्य से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पौधे और जंतुओं के मृत अवशेषों का अपघटन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बैक्टीरिया और कवक दोनों में से कोई एक दिया गया होगा या दोनों दिया गया होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, जटिल कार्बनिक पदार्थ को पोषक तत्वों, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे छोटे पदार्थ में तोड़ने की प्रक्रिया ही अपघटन कहलाता है। बैक्टीरिया और कवक अपघटन प्रक्रिया में शामिल है, वो एंजाइम का स्रावन करते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थ के पाचन में मदद करता है। अतः पौधे और जंतुओं के मृत अवशेषों का अपघटन कवक एवं जीवाणु दोनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से, यानी कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक से। ठीक है, तो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक एक दूसरे से इकाई
एक दूसरे से एक इकाई दूरी पर रखे गए इकाई द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। आपका कैपिटल जी का मान सार्वभौमिक स्थिरांक है जो कि बदलता नहीं है। इसका मान की बात करेंगे तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आपका इसका मान है, जो कि आपका होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका आज के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि आपका 100% रियल आपका ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।